कि हमारा आता है सेक्शन नंबर 4, कहता है ऑब्जेक्ट्स फॉर विच ट्रस्ट कैन बी क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट्स फॉर विच ट्रस्ट कैन बी क्रिएटेड, कि भाई कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए ट्रस्ट बनाई जा सकती है। समझ आ रही है बात? कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए ट्रस्ट बनाई जा सकती है। सुनिए बच्चे, लॉ कहता है कि ट्रस्ट हमेशा लॉफुल पर्पस के लिए बनाई जाएगी, ट्रस्ट हमेशा लॉफुल पर्पस के लिए बनाई जाएगी। ये बात तो ठीक है, हाँ या ना? अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मैंने और आपने ट्रस्ट बनाई, मैंने कहा यार हम दोनों मिलकर मर्डर करेंगे और उसके बाद जो मर्डर करेंगे या लोगों को किडनैप करेंगे, जो पैसा आएगा ना उससे गरीब बच्चों का भला करेंगे। ऐसा तो नहीं कर सकते। या आपने और मैंने ट्रस्ट बनाई कि हम दोनों मिलके ना जो नार्कोटिक ड्रग्स है उसकी सप्लाई करेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो कहते हैं जो ट्रस्ट है वो हमेशा किस पर्पस के लिए बनती है? लॉफुल ऑब्जेक्टिव के लिए बनती है। अब यार एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि क्या लॉफुल है और क्या अनलॉफुल है? सिंपल सी बात है। अब देखिए क्या कहता है, कहता है जी आपका जो पर्पस है इट विल बी डीम्ड एज लॉफुल, ये लॉफुल माना जाएगा। कब लॉफुल माना जाएगा? अनलेस, मतलब अभी हम 5 चीजें पढ़ेंगे, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव उन 5 में से किसी में भी कवर नहीं हो रहा तो वो लॉफुल माना जाएगा। वी हैव टू मेक इंश्योर कि हम जो भी ट्रस्ट बना रहे हैं वो इन 5 में से कहीं पर नहीं होनी चाहिए, इन 5 में से किसी ग्राउंड पे वो लैंड नहीं करनी चाहिए। समझ आ रही है ये बात हमें? डीम्ड एज लॉफुल अनलेस। अब अनलेस में देखिए, फॉरबिडन बाय लॉ, कहता है हम ऐसा कोई पर्पस नहीं करेंगे जो लॉ ने मना किया हो। फॉरबिडन बाय लॉ का मतलब क्या है? प्रोहिबिटेड बाय लॉ, हाँ या ना? आप ऐसे किसी पर्पस के लिए अपनी ट्रस्ट को क्रिएट नहीं कर सकते जो लॉ ने बैन किया हुआ। सिंपल सी बात है। देन सेकेंडली कहता है डिफीट्स द प्रोविजंस ऑफ लॉ, डिफीट्स द प्रोविजंस ऑफ लॉ। इसका मतलब है आप ऐसी कोई चीज नहीं कर सकते जिसको लॉ ने रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है, रेस्ट्रिक्शंस। बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरबिडन एंड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ? मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शन? बड़े ध्यान से सुनिए, जब लॉ में किसी चीज को डायरेक्टली मना किया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरबिडन बाय लॉ। जब लॉ में किसी चीज को मना नहीं किया, कुछ चीज की लिमिट दे रखी है, उस लिमिट से ज्यादा आप नहीं जा सकते, वो क्या है? रेस्ट्रिक्शन। याद रहेगी ये बात। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने कंपनी लॉ पढ़ा? कंपनी लॉ के अंदर आपने सुना होगा 1% कंपनी आ गया, ओपीसी। लॉ में बोला गया ओपीसी में सिर्फ एक मेंबर होगा, 1% कंपनी में 2 मेंबर हो ही नहीं सकते। ये क्या है? प्रोहिबिटेड है या रेस्ट्रिक्टेड है? प्रोहिबिटेड। मना किया हुआ ना कि ओपीसी में 2 मेंबर नहीं हो सकते। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 200 तक होते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, मैक्सिमम 200। ये क्या है? प्रोहिबिटेड है या रेस्ट्रिक्टेड है? रेस्ट्रिक्टेड। लिमिट आ गई ना यार। तो कहता जी आप कभी भी ट्रस्ट उस पर्पस के लिए नहीं बनाओगे जो या तो प्रोहिबिटेड काम कर रही है या रेस्ट्रिक्टेड काम कर रही है बियॉन्ड द लिमिट, तो फिर ये गलत माना जाएगा। सिंपल सी बात है। एनी डाउट इन दिस? याद रहेगा जी। तीसरी चीज कहता है आप ऐसी कोई ट्रस्ट नहीं बना सकते जिसका बेसिक नेचर फ्रॉडुलेंट हो। यार आप और मैं एक ट्रस्ट फॉर्म करते हैं और हम दोनों ना लोगों को मिलकर बेवकूफ बनाएंगे, ठगेंगे और पैसा कमाएंगे, तो ये वैलिड नहीं। समझ आ रही है चीज? फ्रॉडुलेंट इन नेचर नहीं होना चाहिए। और आपको याद होना चाहिए फ्रॉड की डेफिनेशन आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ी हुई है, सेक्शन 17 के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। याद है कुछ आपको? याद आ रहा है? कोवर्जन की होती थी सेक्शन नंबर 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस की होती थी सेक्शन नंबर 16, फ्रॉड होता था सेक्शन नंबर 17, मिस रिप्रेजेंटेशन होता था सेक्शन नंबर 18 और मिस्टेक होता था 19 से 22, अगर आपको याद आ रहा हो तो फ्रॉड या डिसीव चीटिंग वाला नेचर नहीं होना चाहिए। क्लियर है बच्चे ये बात? तो पहला फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए, दूसरा
लॉ के प्रोविजंस को डिफीट ना करता हो, तीसरा फ्रॉडुलेंट इन नेचर नहीं होना चाहिए। क्लियर है बच्चे? डन। अच्छा आगे देखिए क्या कहता है। कहता है जी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। आप अगर याद करो तो ये क्वेश्चन आपने कभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर आपको याद हो तो उसमें पहला चैप्टर होता था नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होता था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तीसरा होता था कंसीडरेशन, चौथा होता था कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, पांचवा होता था फ्री कंसेंट, छठा चैप्टर होता था लॉफुल ऑब्जेक्ट। और ये 6 चैप्टर है एक तरीके से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कि एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव लॉफुल है और कौन सा अनलॉफुल है। उसको ध्यान रखना कि फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए, लॉ के प्रोविजंस के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। राइट। आगे कहता है जी इसी को अलग अलग तरीके से बोला जाता है, इसको ये भी कहते हैं अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी को कि जी इमोरल नहीं होना चाहिए, इमोरल इन नेचर। मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, जिसने नहीं मिस की हुई है क्लास को ध्यान से सुन ले। इमोरल का मतलब होता है एंटी सोशल, सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। एक इंसान की 2 तरीके की वैल्यूज होती है, मोरल वैल्यूज एंड एथिकल वैल्यूज। जो मेरी पर्सनल वैल्यूज है हम उसको एथिकल वैल्यूज बोलते हैं, जो सोशल वैल्यूज है उसको मोरल वैल्यूज बोलते हैं। सिंपल सी बात है। तो आप ऐसा कोई काम के लिए ट्रस्ट नहीं बनाओगे जो इमोरल इन नेचर हो। क्लियर है? जो सोसाइटी के अगेंस्ट। याद रहेगा बच्चे। और यहां पर लास्ट पॉइंट आता है जी, कहता है आप ऐसे किसी पर्पस के लिए सोसाइटी नहीं बनाओगे जिससे इंजरी टू, या ट्रस्ट नहीं बनाओगे। सोसाइटी में भी ये सेम पॉइंट है ना, याद करो हमने सोसाइटी तक पढ़ा था, उसमें भी सेम यही पॉइंट थे। कहता है आप ऐसे किसी पर्पस के लिए सोसाइटी या ट्रस्ट नहीं बनाओगे जो इंजरी टू अदर और हिज प्रॉपर्टी दे, इंजरी टू अदर और हिज प्रॉपर्टी। बेटा यहां पे इंजरी का मतलब चोट मारना नहीं है, यहां पे ऐसा नहीं कि उसका घुटना तोड़ दिया, वो इंजरी नहीं है। इंजरी का मतलब है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट। इंजरी का मतलब क्या है? इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट। आप ऐसा कोई काम नहीं करोगे, ऐसे किसी पर्पस के लिए ट्रस्ट नहीं बनाओगे जिससे किसी और इंसान का राइट इन्फ्रिंज होता हो। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट। पता चले हमने एक ट्रस्ट बनाई कि हम लोगों की प्रॉपर्टीज पे जबरन कब्जा करेंगे, जबरदस्ती कब्जा करेंगे, फोर्सफुल पोजेशन करेंगे, फिर बेचेंगे उसको, है ना। तो ये ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव गलत है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी है तो उनका है राइट टू ओनरशिप, हमारा राइट से। ऑल ऑफ यू बेटा मान लो फॉर एग्जाम्पल, देखिएगा इधर, कहते जी मान लो एक बंदे ने एक ट्रस्ट बनाई, ठीक है, ठीक है जी। अब ये जो ट्रस्ट बनाई है इस बंदे ने, कहता है ये 2 ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाई है, इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है जी। क्लियर है? 2 पर्पसेस हैं जिसके लिए ट्रस्ट बनाई है। अब कहता है जी इन ये जो 2 पर्पसेस हैं, इसमें से पर्पस 1 जो है वो भी लॉफुल है, और ये जो पर्पस 2 है ये भी लॉफुल है। हाँ या ना? हमने 2 चीजों के लिए ट्रस्ट बनाई है तो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स लॉफुल होने चाहिए। क्लियर है ये बात? अब ध्यान से समझिएगा जो मैं कह रहा हूं इधर, ऑल ऑफ यू। मान लो हमने ट्रस्ट बनाई थी भाई, आज क्या डेट है? कोई डेट बताएगा आज की? 17 जून, ठीक है। हमने 17 जून को ट्रस्ट बनाई 2 ऑब्जेक्टिव्स के लिए, और दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव्स हमारे लॉफुल है, ठीक है। अब कहता है मान लो फॉर एग्जाम्पल पता चला 9 अक्टूबर को लॉ में कोई चेंज आया, ठीक है, और 9 अक्टूबर को लॉ में अमेंडमेंट आई और गवर्नमेंट ने बोला कि इंडिया में कोई भी बंदा ये वाला बिजनेस नहीं कर सकता, और ये जो हमारा लॉफुल बिजनेस था, ये लॉफुल बिजनेस किसमें कन्वर्ट हो गया? अनलॉफुल पर्पस में कन्वर्ट हो गया। समझ आ रही है बात सबको?
हमने जब ट्रस्ट फॉर्म करी थी बच्चे, तो हमने दो ऑब्जेक्ट्स के लिए ट्रस्ट बनाई थी और दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या थे? लॉफुल थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? एक ऑब्जेक्ट लॉफुल हो गया और दूसरा ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो गया, राइट? मतलब एक तो अभी भी लॉफुल है, पहले भी लॉफुल था, दूसरा वाला पहले लॉफुल था और बाद में क्या हो गया? अनलॉफुल हो गया। कहता है अब बताइए इस केस में क्या होगा। क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन आ रहा है इसके अंदर, देखिए, विल ट्रस्ट बी कंटिन्यूड और बी डिसॉल्व? ये हमारा क्वेश्चन अराइव हो रहा है। राइट? क्वेश्चन समझ आया कि हमने एक ट्रस्ट बनाई थी जिसके दो ऑब्जेक्टिव थे, एक ऑब्जेक्टिव लॉफुल था, दूसरा भी लॉफुल था, लेकिन बाद में लॉ में कुछ ऐसे चेंजेस हो गए, हमारी सरकार ने ऐसे कुछ चेंजेस कर दिए, कोई भी चेंज कर दिया जिसकी वजह से हमारा एक ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल हो गया। अब मान लो ना यार, हमारी ट्रस्ट थी वो बीफ का बिजनेस करती थी, अब आजकल जो मोदी सरकार है वो बीफ बैन के पीछे पड़ी हुई है, तो हमारे जो ट्रस्ट था, जब तक बीफ बैन का लॉ नहीं आया था तब तक हमारी ट्रस्ट लॉफुल थी, अब क्या हो गई? अनलॉफुल हो गई। हाँ या ना? तो कहता है अब बताइए क्या होगा, क्या ट्रस्ट कंटिन्यू होगी या ट्रस्ट बंद हो जाएगी? बेटा बड़े ध्यान से सुनिएगा प्लीज ऑल ऑफ यू। कहता है जी देखिए दो बातें होंगी। कहता है जिन दो पर्पसेस के लिए आपने ट्रस्ट बनाई थी, जिसमें से एक लॉफुल है और अब एक अनलॉफुल हो गया, डिपेंड करता है जो लॉफुल वाला पर्पस है क्या वो अनलॉफुल से रिलेटेड है या उसको अलग किया जा सकता है। अगर ट्रस्ट को खाली लॉफुल पर्पस चलने दिया जाए और अनलॉफुल वाला बंद कर दिया जाए, तब क्या ट्रस्ट सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकती? अगर ट्रस्ट सर्वाइव कर सकते हैं तो ट्रस्ट विल बी कंटिन्यूड। लेकिन अगर लॉफुल वाला पर्पस भी अनलॉफुल पे डिपेंडेंट है, अब क्योंकि वो इनवैलिड हो गया, वो नहीं कर सकते हम, तो फिर ये भी नल एंड वॉइड हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, तो फिर कहता है पूरी की पूरी ट्रस्ट खत्म हो जाएगी। समझ आ रही है ये बात? हमें याद रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। बच्चे बड़े ध्यान से देखिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में मैंने क्या बोला, देखिए ध्यान से, ये क्या बोलता है, इसकी लैंग्वेज को एक बार समझते हैं। देखिएगा, देखिए मैं लैंग्वेज लिखवा रहा हूं, सिर्फ सुनना, लिखना मत, अभी देखना। कहता है इफ एनी ट्रस्ट any trust, one of the objective of which has subsequently been declared unlawful shall continue the trust or be dissolved। यहां तक लैंग्वेज समझ आई? If any trust, one of the objective of which has subsequently been declared unlawful, shall continue the trust or be dissolved, is dependent on the independence of objects, is dependent upon the independence of objects। क्या मतलब है इसका? ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं। If lawful object can be severed, can be separated from unlawful object, right? If lawful object can be severed from
unlawful object and can be carried in isolation, can be carried in isolation, मतलब उसको अलग से कंटिन्यू किया जा सकता है, सेपरेटली कंटिन्यू किया जा सकता है, राइट, कॉमा देन ट्रस्ट shall be valid for the lawful object, shall be valid for the lawful object. ये बात समझ आई, क्लियर है जी। अगर लॉफुल ऑब्जेक्ट को अलग किया जा सकता है तो वो ट्रस्ट वैलिड मानी जाएगी, लेकिन सिर्फ लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए, अदरवाइज अगर अलग नहीं किया जा सकता तो shall stand void. void कह रहा है, void ab initio नहीं कह रहा, पता है ना हम सबको कि void ab initio invalid from the beginning होता है, और void मतलब जो पहले वैलिड था और बाद में इनवैलिड होता है, राइट। तो आज से पहले तक ये ट्रस्ट चल रही थी, लेकिन अगर लॉफुल ऑब्जेक्ट अनलॉफुल ऑब्जेक्ट से इतना ज्यादा रिलेटेड है कि इसको अलग ही नहीं किया जा सकता, तो कहता पूरी की पूरी जो ट्रस्ट है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। क्लियर है ये बात हमें? अब मैं ना आपको इसमें एक एग्जाम्पल देता हूं, आपके एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, कैसे आता है सुनना बड़े ध्यान से। इधर ऑल ऑफ यू देखिए बच्चे, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, केस स्टडी आती है। केस स्टडी कैसी आती है? कहता है जी एक ट्रस्ट फॉर्म हुई है, ठीक है, उस ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव है सेल ऑफ इंपोर्टेड यूज्ड कार्स इन इंडिया। तो उससे प्रॉफिट जनरेट होगा, जो प्रॉफिट जनरेट होगा उससे हम क्या करेंगे, उससे हम एक ऑर्फनेज को फंडिंग करेंगे, उससे हम एक अनाथ आश्रम को चलाएंगे। इसमें कोई डाउट? दो ऑब्जेक्ट्स हो गए ना, पहला हो गया कि हम इंडिया के बाहर से गाड़ियां इंपोर्ट करेंगे, और दूसरा हो गया कि वो जो गाड़ियां हमने इंपोर्ट करी है उसको जो हम सेल करके प्रॉफिट कमाएंगे उससे एक ऑर्फनेज चलाएंगे। क्लियर है जी ये बात? अब कहता है मान लो बाद में लॉ आ गया और इंडिया में इंपोर्ट ऑफ कार्स बैन हो गया। अब आप देखिए इधर, बैन ऑन इंपोर्ट ऑफ कार्स, हम ऐसे कह सकते हैं बैन ऑन इंपोर्ट ऑफ कार्स। मोदी साहब वैसे ही आजकल बहुत ज्यादा बोलते हैं मेक इन इंडिया, तो इन्होंने गाड़ियों के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। अब भाई जब हम गाड़ियां इंपोर्ट ही नहीं करेंगे तो प्रॉफिट भी नहीं कमाएंगे, प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि इस ऑर्फनेज की फंडिंग स्टॉप हो जाएगी, हाँ या ना, यस और नो? तो कहता है फिर हमारी पूरी की पूरी जो ट्रस्ट है वो वॉइड होके डिसॉल्व हो जाएगी। क्लियर है ये बात हमें? तो ट्रस्ट shall be extinguished. तो ये हमें समझ आ गया कि अगर हमारी ट्रस्ट दो या दो से ज्यादा लॉफुल पर्पसेस के लिए बनी है, जिसमें से बाद में आगे चल के कोई एक ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल हो जाता है, तो ट्रस्ट का क्या होगा ये डिपेंड करता है कि क्या वो लॉफुल पर्पस अनलॉफुल से अलग करके कंटिन्यू किया जा सकता है तो वैलिड होगी, वरना इनवैलिड।